फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो भी हम लोग वन के रिलेटेड है वो सारे देखेंगे, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे, तो ये आप ये पूरा एक स्टोरी जैसा है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो आप ये खुद से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। We set this planet with many millions of other living beings, starting from microorganism, bacteria, lichens to banyan tree, elephants and blue whales। तो ये हमारे ये जो planet अर्थ है, ये जो अर्थ है बस ह्यूमंस का नहीं है, ये जो अर्थ है ये सारे एनिमल्स का है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो लिचेंस हो, चाहे वो बनियान ट्री हो, चाहे वो एलिफेंट्स हो। तो हम लोग ही बस इस प्लानट के अधिकार नहीं है, यहाँ पे जितने से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अधिकार भी है। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। तो इस एंटायर हैबिटेट यानी एक हैबिट लाइफस्टाइल होता है, तो ये जो हैबिटेट होता है तो इसको हम लोग एक इमेंस बायोडाइवर्सिटी के साथ रहता है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी का अगर आपको टर्म जानना है तो आपके बुक में ये वाला जो टर्म है ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बायोलॉजिकल या मतलब बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। तो इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम थ्रू मल्टीपल। इसका मतलब होता है कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत प्रकार के वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेशन होता है, और उनका जो डाइवर्स फॉर्म होता है वो जिस प्रकार से क्लोजली इंटीग्रेटेड एक सिस्टम के थ्रू इंटरडिपेंडेंट है, उसको एक मल्टीपल नेटवर्क को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी का एक सिंपल सा और डेफिनेशन जानना है तो क्या हो सकता है वो देख सकते हैं। तो ये है दूसरा टर्म, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल रीजन which is closely integrated in a system through मल्टीपल नेटवर्क और इंडिपेंडेंस। तो अब ये जो इमेंसली रिच की जगह हम लोग ये वाला बोल सकते हैं जियोग्राफिकल रीजन, और फिर से क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम बट मल्टीपल नेटवर्क इंटरडिपेंडेंस। तो ये वाला ये बोल सकते हैं ये वाला, क्योंकि अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि नहीं तो आप एग्जाम में ये भी लिख के आएंगे बायोडाइवर्सिटी का, तो वो भी चलता है। We humans, along with the living organism, form a complex web of ecological system in which we are only a part of much dependent on the system for our own existence। तो ये हम जो ह्यूमन बींग्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम यानी इकोसिस्टम, जिस प्रकार हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, वैसे इकोसिस्टम को हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग सारे इकोलॉजिकल सिस्टम का पूरा कम्प्लेक्स वेब हम करते हैं, जो हम लोग डिपेंडेंट है उन लोगों के ऊपर जिसका खुद से एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म recreate the quality of air we breathe, the water we drink and soil that produce our food, without we cannot survive। तो इसका मतलब है कि जितने भी प्लांट्स, जो एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ये जितने भी क्वालिटी है इनको क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटर को, तो हम लोग जो पानी पीते हैं, ये जो हम लोग जो पानी कोई कलर अभी देखो हम लोग जो पानी पीते हैं, वाटर जो पीते हैं, इससे लोग क्या बोलते हैं, प्योर करते हैं। फिर जो सॉइल को इतना अच्छे से डेवलप करते हैं कि उसके ऊपर कोई भी प्लांट हम लोग डेवलप कर सके, और फिर उसके बाद मिट्टी को भी अच्छा करते हैं, फिर क्वालिटी ऑफ एयर को भी अच्छा कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे क्वालिटी को करते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं, जो सॉइल हम लोग जो फूड से बनता है, जिसके बिना हम लोग खा नहीं पी सकते। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम और दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड। तो जो फॉरेस्ट भी जो है अपना की रोल होता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि फॉरेस्ट जो मेनली क्या होता है, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है विच ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। क्यों? तो चलो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले
ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉरेस्ट है, तो ये घास है, तो ये घास को कौन खाएगा? घास को खाएगा डियर। डियर को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। टाइगर को कौन खाएगा? ह्यूमन खाएगा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ ना, क्योंकि मेनली जो घास फूस के जो चीज़ें होता है वो फॉरेस्ट में ही उगते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि फॉरेस्ट जो होता है मेनली एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है जिसके ऊपर पूरी लिविंग स्टाइल डिपेंड है। देखो यहाँ पे ये इतना पार्ट जो हमने पढ़ा, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? तो एक तो आएगा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमने देखा, बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड is the number and variety of organisms that are found within a specific geographical region which are interdependent of each other and which form an integrated system। ये हो गया हमने बायोडाइवर्सिटी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो गए बायोडाइवर्सिटी के? यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो क्वालिटी ऑफ एयर को रिक्रिएट करते हैं, वाटर जो हम लोग पीते हैं और जो सॉइल जहाँ पर हमारा फूड प्रिपेयर होता है जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, तो ये बेनिफिट्स हो गए। फिर हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म करते हैं, फॉरेस्ट भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म करते हैं जहाँ पे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। तो आप मतलब मेनली अगर बात करें कि बेनिफिट आए ना, तो ये जितना भी पूरा पैराग्राफ हम लोग ये पढ़ा ना ऊपर, वो सारा बेनिफिट्स में आ सकता है। तो दो क्वेश्चन हमने देख लिए, कौन कौन से देखा? एक तो हमने देखा कि कौन बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ओके, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, और फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, ओके। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एंड बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 3 से 4%, 3 मार्क्स की तो आ सकते हैं, क्योंकि आपको एक बोल दिया जाएगा कि 1 मार्क्स का जो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन होगा, तो 2 बेनिफिट समझाना। तो 2 बेनिफिट समझा देना कि जो प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार से ये क्रिएट करते हैं हमारे एनवायरमेंट, तो वो किस प्रकार से हमारे एयर को रिक्रिएट करते हैं, जो फूड, ठीक है। और फिर जो फॉरेस्ट है अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सब समझ में आएगा आइए, तो अभी आगे देखते हैं। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, पहले ये समझना। फ्लोरा जो होता है वो प्लांट्स होता है, देखो कैसे याद रखना। फ्लोरा, फ्लोरा यानी फ्लावर वर्ड आ रहा है। फ्लावर कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, तो हो गए प्लांट्स। और जो फौना होता है वो एनिमल्स के रिलेटेड होते हैं, ओके। If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area। आप अगर देखोगे तो आपके एरिया में से बहुत सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स होंगे जो आप ही के एरिया में फाइंड होंगे। अगर आप दूसरे को स्टेट में तो आपको तो नहीं मिलेगा। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो इंडिया है कि वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है जहाँ पर आपको बहुत सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस इन नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी तो बहुत सी ऐसी भी चीज़ें जो डिस्कवर होना भी बाकी है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो आपने पहले भी डिटेल में पढ़ दिया कि किस प्रकार से वैरायटी हमारे फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में होती है। यू मे हैव दिस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज ऑफ डेली लाइफ। और आपको पता भी होगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। This diverse flora fauna are so well that integrated in our daily life that we take for granted। हमारे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोरा एंड फौना इतने इंटीग्रेटेड है कि हम लोग इनको क्या समझते हैं, ग्रांटेड, यानी हम लोग उसका जितना भी यूज़ करते जाएंगे उसका कुछ नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, हमें इसको कंज्यूम इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो ये ग्रांटेड है। लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मैनी ड्यू टू द इनसेंसिटिविटी ऑफ एयर। अगर आप देखोगे तो ऐसे अभी बहुत सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। क्यों एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन से उनको इतना यूज़ कर लेते हैं कि वो ख़त्म होने का है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम जितना यूज़ करते जाएंगे उतना मिलता जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो एक समय पर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एक समय में एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म हो सकते हैं। अभी जैसे कि ड्रैगन्स की बात करें, क्या अभी दुनिया में ड्रैगन्स है? नहीं, क्योंकि तभी जो है वो इनसेंसिटिविटी ऑफ एनवायरनमेंट के कारण वो वैनिश्ड हो गए थे, ओके। ये वाला पार्ट समझ में आया। और फिर ये जो है ना, ये जो सिलेबस पढ़ा 2023-24 का है, तो आपके जो 2 से 3 पेजेस थे सबके पूरे डिलीटेड है। तो आप डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में पढ़ोगे, जिसका जो इसके पहले का पार्ट है सारा रिलेटेड है, ओके।
अभी देखो, कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। देखो इसमें क्या होता है कि कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन, जिस प्रकार से रैपिड यानी जैसे कि तुरंत जैसे डिक्लाइन होते जा रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का और फॉरेस्ट्री का, तो कंजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बट वाई डू वी नीड ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड लाइफ, तो हमें क्यों कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी? कंजर्वेशन Conservation preserves the ecological diversity and our life support air, water and soil। तो कंजर्वेशन क्या करती है? जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हम लोगों का, प्लांट्स और एनिमल्स का, और जो सपोर्ट सिस्टम है लाइफ के, जैसे कि वाटर, एयर और सॉइल को भी प्रिजर्व करती है। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि वाई डू वी नीड कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो conserves the ecological system and the life supporting systems such as water, air and soil। ओके। और कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस प्रकार से रैपिड डिक्लाइन होते जा रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का और फॉरेस्ट का, वो दिन भर इम्पोर्टेंस होते जा रहा है। इट आल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पाइसेस एंड ब्यूटी। तो जो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स होती है दो प्रकार का होता है, एक तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी ग्रोथ के लिए जो होता है, ब्रीडिंग के लिए। तो दो चीज़ें याद रखनी, कंजर्वेशन में दो प्रकार का होता है, एक कौन सा? इकोलॉजिकल यहाँ पे जो जितने भी लाइफ सिस्टम के रिलेटेड है, और दूसरा कौन सा है? जेनेटिक। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक और इकोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर स्टिल डिपेंडेड ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी। तो अभी भी अगर एग्रीकल्चर का देखा जाए तो हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप के वैरायटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इकोलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे लाइफ सिस्टम आते हैं। फिशरीज टू आर हैविंग डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो फिशरीज भी जो है वो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमने दो प्रकार की देख ली है कंजर्वेशन मेथड से। एक तो हमने देखा कि इकोलॉजिकली है और दूसरा जो है जेनेटिक। इकोलॉजिकल का कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एग्रीकल्चर वाला। और दूसरा हो गया जेनेटिक्स वाला। इन द 1960-1970 कंजर्वेशन डिमांड इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम थे। 1960 से 1970 के बीच में एक डिमांड हुई कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसलिए जो क्या हुआ, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन Act was implemented in 1972 with various provisions for protecting habitat। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब लागू किया गया था? जो इंडियन फॉरेस्ट जो एक्ट है, IAF, सॉरी IFA, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1972 में लागू किया था, जहाँ पे बहुत सारे हैबिटेट्स का प्रोटेक्ट करने के लिए रीजन था। एंड ऑल इंडिया लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पाइसेस आर आल्सो पब्लिश। तो ऑल इंडिया लिस्ट भी बनाया गया, ऑल इंडिया लिस्ट जिसको भी प्रोटेक्टेड करने की ज़रूरत पड़ी। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जिसको प्रोटेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ऑल इंडिया जो लिस्ट था, ऑल इंडिया लिस्ट, उसमें उन सबका नाम था जिसको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत थी। The thrust of program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to the habitats and restricting trade in wildlife। तो वो किस प्रकार से इसको प्रोटेक्ट कर सकते थे? एक तो हंटिंग बैन करके, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके उनको हैबिटेट्स को, यानी उनके एरिया में किसी को जाने की परमिशन नहीं है। और जो ट्रेड को, जो वाइल्ड लाइफ से वो जो ट्रेड करते थे ना, यानी ये लोग क्या करते थे कि जो एनिमल की जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि अगर एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, जो उनके बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं, उनको बेच दिया जाता था। तो उसको सबको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने किस प्रकार से किया? गवर्नमेंट ने एक तो हंटिंग बंद कर दी, फिर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया, और थर्ड क्या कर दिया? जो ट्रेड करते थे उसको भी बैन कर दिया गया। Subsequently, central and many state government established national parks and wildlife sanctuaries, about which you have already studied। तो इससे क्या हुआ कि जो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल से पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की थी, जिससे वो एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे पाए। ठीक है, the central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Caspar stag, Hangul, sea tractor crocodile, freshwater crocodile, saltwater crocodile, gharial,
एशियाटिक लायन एंड अदर्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जो मेनली प्रोटेक्टिंग, जो ऐसे बहुत सारे जो थ्रेटन थे यानी जो ख़त्म ही हो गए थे मैक्सिमम, जैसे कि टाइगर बात करें, फिर कश्मीर स्टैग की बात करें, और फिर देखो यही याद रखना कि जो क्रोकोडाइल के 3 होते हैं प्रकार, एक का जो हो गया वो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हो गया, एक हो गया सॉल्ट वाटर, और जो तीसरा हो गया घैरियल हो गया। फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, घैरियल। और फिर एशियाटिक लायन, कश्मीर स्टैग, वन हॉर्न राइनोसोरस, टाइगर, इन सब के ऊपर आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसोरस। तो ये सारे जो हो वो प्रोजेक्ट बनाए गए थे। इंडियन एलिफेंट के ऊपर बनाए थे, ब्लैक बल, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टेड एंड दिस स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल। तो ये जितने भी एनिमल्स थे ना, ये देखो इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बल, इनका पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन था, यानी ये ख़त्म, मतलब चांसेस थे इनके ख़त्म होने के, और हंटिंग और ट्रेड जो था वो प्रबंध कर दिया गया था क्योंकि ये पूरा हार्म पहुंचा रहे थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या बनेगा कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। तो क्या क्या स्टेप्स लिए थे, एक तो उन्होंने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी दोनों को प्रिजर्व करने का वादा किया। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होता है, जो भी लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें हैं जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, उसको, और फिर जो जेनेटिक्स में जो हो गया वो प्लांट का जो ब्रीडिंग सिस्टम है उसको, ये हो गया गवर्नमेंट का जो उन्होंने रिजर्व करने की कोशिश था। और फिर जितने भी जो हंटिंग है, पोचिंग है, का जो ट्रेडिंग था, उन सबको भी बैन कर दिया गया। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि इंडियन जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत IFA के तहत उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। तो उन्होंने जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्थापित की थी। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे बहुत सारे, और कुछ लोग पार्शियली, कुछ फुल्ली इम्प्लीमेंट हुए थे, और फिर उसके बाद उनके बैन कर दिया गया, हंटिंग नहीं किया जाएगा, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, ट्रेड किया गया, मतलब ट्रेड को भी बंद कर दिया गया। तो ये पूरा जो याद रख लेना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में 5 मार्क्स का आ सकता था, आपको 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना कि क्या क्या हुआ। और फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया लिस्ट भी निकली थी सारे प्रोटेक्टेड एनिमल्स की, ठीक है, ऑल इंडिया लिस्ट भी पब्लिश हुई थी। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर एक, जैसे हमने देखा था कि प्रोजेक्ट ये लोग बना रहे थे, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर भी एक बनाई थी, तो वो हम लोग देखते हैं। Tiger is one of the key wildlife species in the fauna and web. तो टाइगर एक वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है। 1973 में अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि ये जो था 1827 से 53,000, मतलब एक 55,000 से एक 1008 to 7 हो गया। और ये जो मेजर चीज था वो क्यों हो रहा था, पोचिंग हो रहा था ट्रेड के लिए। पोचिंग का मतलब हंटिंग में ये होता है कि उसको हंट करना, पोचिंग जो होता है हंटिंग में मेनली खाने के लिए किया जाता है, लेकिन पोचिंग में ट्रेड के लिए, श्रिंकिंग हैबिट्स के लिए, डिप्लेशन ऑफ प्रे, मतलब लोग उसका खाना बनाते रहे, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो ट्रेड किया जाता है टाइगर के स्किन के साथ, उसका बोन्स यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। तो ये सारी चीज़ें के लिए क्या हो रहा था कि एशियन जो थे कंट्रीज में टाइगर का पॉपुलेशन पूरा खत्म ही हो रहा था। Since India and Nepal provide habitats about two-thirds of the surviving tiger population in the world, this two nations became prime target for poaching and illegal trading. तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ऐसे दो से कौन कंट्री है जो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं 2/3 ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। तो एक होगी इंडिया और एक हो गया नेपाल। ओके, इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड करते हैं, और मेनली जो पोचिंग और जो ट्रेडिंग का केसेस वहाँ पे ही फाइंड किया गया, क्योंकि वहाँ पे 2/3 ऑफ दी टाइगर वहाँ पे थे, तो ऑब्वियसली उधर ही होगा। तो नेपाल में प्रोवाइड किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक वाइल्ड लाइफ वॉज लॉन्च इन 1973। तो कब लॉन्च हुआ था, 1973। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1972। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो मतलब टाइगर कंजर्वेशन था बस एक ही स्पाइसेस के ऊपर नहीं था, एक ही एंडेंजर्ड स्पाइसेस के ऊपर नहीं था, जितने भी जो इक्वल इम्पोर्टेंट थे उस सभी में
अभी जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड की बात करूँ, सुंदर नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियर टाइगर रिजर्व केरला में, ये सारे जो है वो टाइगर रिजर्व बने थे इंडिया के। तो आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में भी, कौन कौन जगह में कौन कौन सा। कॉर्बेट कहाँ पे था? उत्तराखंड, ही आपको इजिली याद रह जाएगा कॉर्बेट कहाँ पे था, क्योंकि जो भारत का पहला नेशनल पार्क वही था। तो कॉर्बेट उत्तराखंड में था। सुंदरबन कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल में था। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुंदरबन की डेल्टा है वेस्ट बंगाल के आसपास मिलती है। बांधवगढ़ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सारिस्का कहाँ पे? राजस्थान में। मानस कहाँ पे? असम में है। पेरियर कहाँ पे? केरला। तो ये जितने भी चीज़ यहाँ पे हमें बताइए, ये सारे जो टाइगर रिजर्व की जगह बन गए थे। ओके, तो अभी जो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स है वो मेनली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। देयर इज़ नाउ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। तो अभी और भी सर्च होते जा रहे हैं कि किस प्रकार से वो और कंजर्वेशन कर पाए। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। तो आप अगर देखोगे तो जो इंसेक्ट्स होते हैं कि इनको भी मतलब प्लानिंग में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, several hundred butterflies and most petals and dragonomy have been added to the list of protected species। तो आप देखोगे जो 1980 और 1986 का जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारे बटरफ्लाइज थे, मॉथ थे, बेटल थे, ड्रैगन फ्लाई भी ऐड हुआ था। 1994 फॉर द फर्स्ट प्लांट्स वेर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पाइसेस। तो एक ऐसा टाइम था कि मतलब पूरा देखो ये जो कंजर्वेशन था ना पूरा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर चला गया। यहाँ पे बोला कि पूरा बायोडाइवर्सिटी, ऐसा नहीं कि कुछ ही कंपोनेंट के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, पूरी बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सबके ऊपर ध्यान दिया। तो धीरे धीरे जो आपको ये भी याद रखें कौन से एक्ट में जो इंसेक्ट से उसको किया गया था 1980 और 1986 के बीच में वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में ये किया गया था। और 1991 में जो है वो प्लांट्स का भी ऐड कर दिया गया जिसमें पहले तो 6 स्पाइसेस थे। ओके, सो ये हो गया इम्पॉर्टेंट। तो अभी इसके आगे वाला जो पार्ट है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।